आइए आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन आबंध बनने का कारण। तो यहाँ से हमको पढ़ना है। तो कह रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व और उस प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व को X मान लिया है से आबंधित होता है तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन जब किसी अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा तो उस संयोग में क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व में अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो हाइड्रोजन पर पार्शियली प्लस चार्ज और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसमें पार्शियली ऋण चार्ज आ जाता है। पार्शियली का मतलब आंशिक। तो वही कह रहा है कि परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणुओं X के सापेक्ष अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है चूंकि इलेक्ट्रॉन X परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि X परमाणु ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच लेगा। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनात्मक आवेश प्लस डेल्टा ग्रहण करता है जबकि X परमाणु पर आंशिक ऋणावेश माइनस डेल्टा आ जाता है। तो जो खींचेगा उसकी तरफ आंशिक ऋणावेश और जिसका खींचेगा उस पर प्लस धनात्मक धनावेश आ जाता है आंशिक। इससे एक द्विध्रुव अणु प्राप्त होता है जिसके बीच स्थिर वैद्युत बल होता है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए H है और ये X है, HX है कोई मॉलिक्यूल। तो उस पर X ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसके। तो इस पर देखिए आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश आ गया। अब ये डॉट डॉट का मतलब है हाइड्रोजन आबंध है, फिर यही परमाणु है, फिर यही परमाणु। तो इस तरह हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध का परिमाण यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठोस अवस्था में अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम होता है। इस तरह से हाइड्रोजन आबंध यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्मों को प्रबलता से प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार। तो हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंतर का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पर देखिए अंतर आणुक हाइड्रोजन आबंध का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर दिया है। अंतरा आणुक हाइड्रोजन आबंध का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर दिया है। यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तब देखिए अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध देखते हैं। तो ये आबंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनते हैं। इसको ध्यान देना। इसको ध्यान देना है कि ये आबंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनते हैं। यौगिक समान भी हो सकता है या विभिन्न भी हो सकता है। उदाहरण अगर दिया जाए तो HF अणु एल्कोहल या जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध। जैसे HF है, HF का एल्कोहल या जल के अणुओं के बीच आबंध बन जाए तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध
ये आबंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु FON के बीच बनता है। तो इसको ध्यान देना है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर है वो कहाँ बनता है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बांड को अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध को इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन का मतलब अंतर शब्द लगा है तो अंतर का मतलब दो अणुओं परमाणुओं में अंतर होना चाहिए। इसका मतलब अलग अलग यौगिकों के जो अणु हैं उनमें बनेगा। अंतर मतलब एक यौगिक दूसरा है, एक दूसरा है, तो दोनों में अंतर तभी तो होगा। एक ही यौगिक होगा तो अंतर कैसे करेंगे? इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और अंतरा वाला एक ही यौगिक में जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है उदाहरणार्थ आर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मध्य रहता है। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मध्य रहता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इंटर कैसे बनता है। इंटर जो है दो या अलग अलग यौगिकों के मध्य बनते हैं, जबकि अंतरा उसी यौगिक में बनता है। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। तो इसको अंतरा करिए, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। ये थोड़ा थोड़ा उसमें मिस्टेक हो जाएगा। तो ये एक ही यौगिक है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसी में जो ऑक्सीजन है वो उसी के OH ग्रुप लगा रहता है। फिनाल का मतलब OH ग्रुप होता है। और आर्थो मेटा पैरा 3 होते हैं, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इस पे कोई X अणु जुड़ा हुआ है, अणु या परमाणु। तो ये पोजीशन आर्थो होगी, ये मेटा होगी। यहाँ से अगर इसके बगल में जुड़ जाएगा तो आर्थो कहेंगे, अगर एक छोड़ के जुड़ेगा तो मेटा, अगर ये 2 किनारे छोड़ के जुड़ेगा तो यहाँ पर तो पैरा होगा। तो आर्थो का मतलब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और इससे एक भी नहीं छोड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आर्थो नाम दिया गया। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए उसी के NO2 ग्रुप का जो O है उसी के OH ग्रुप के H से ये हाइड्रोजन आबंध बना रहा है, इसलिए ये अंतरा है। और ये वाला ये अंतर है, ये अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब देखिए सारांश आ जाता है। तो देखिए सारांश में कह रहा है इलेक्ट्रो धनायनों तथा इलेक्ट्रो ऋणायनों के विरचन की यानी निर्माण की क्रिया विधि को सर्वप्रथम कौशल ने संबंधित आयन द्वारा उत्कृष्ट गैस विन्यास की प्राप्ति के साथ संबंधित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रो ऋणायनों और धनायनों के बनने को किसने बताया था? सबसे पहले कौशल ने। आयनों के बीच वैद्युत आकर्षण के कारण स्थायित्व उत्पन्न होता है जो वैद्युत संयोजकता का आधार है। तो आयनों के बीच वैद्युत आकर्षण बल हो जाए जो स्थायित्व उत्पन्न करता है, जो वैद्युत संयोजकता का आधार है। लुईस ने सर्वप्रथम सहसंयोजी आबंधन की व्याख्या परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में की। तो लुईस ने सबसे पहले सहसंयोजक आबंधन की व्याख्या परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में की थी। इस प्रक्रिया द्वारा संबंधित परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? तो जो संबंधित परमाणु होते हैं उसमें बाहरी कक्षा काष्ठक कंप्लीट होता है
और जिसमें बाहरी कक्षा का स्टक कंप्लीट होता है तो वो किसी से क्रिया नहीं करती, यानी उनको अक्रिय गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। लुईस बिंदु चिन्ह किसी तत्व के परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं तथा लुईस बिंदु संरचनाएं अणुओं के आबंधन का चित्रण करती हैं। आयनिक यौगिक धनायनों तथा ऋणायनों के निश्चित क्रम में त्रिविमीय व्यवस्था होती है जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। आयनिक यौगिक धनायनों तथा ऋणायनों की निश्चित क्रम में त्रिविमीय व्यवस्था होती है जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टलीय गैसों में धनायन एवं ऋणायन के मध्य आवेश संतुलित होता है। क्रिस्टल जालक का जालक विरेचन एंथैल्पी द्वारा स्थिरीकरण होता है। दो परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजी आबंध का विरेचन एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन द्वारा होता है, जबकि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन के फलस्वरूप बहु आबंध निर्मित होता है। तो एकल आबंध जो है कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन के सहभाजन द्वारा, और अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन, युग्म दे के लिखा है मतलब जोड़ा, के सहभाजन के फलस्वरूप बहु आबंध निर्मित होते हैं। कुछ आबंधी परमाणुओं पर ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं जो आबंधन में भाग नहीं लेते, ये इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो आबंधन में भाग नहीं लेते, तो उनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। लुईस बिंदु संरचना अणु में प्रत्येक परमाणु पर आबंधी युग्मों तथा एकाकी युग्मों को दर्शाती है। रासायनिक आबंधों के कुछ प्रमुख प्राचाल जैसे आबंध एंथैल्पी, आबंध कोट, विद्युत ऋणात्मकता तथा आबंध ध्रुवणता यौगिकों के गुणों को प्रभावित करते हैं। बहुत से अणुओं तथा बहुपरमाणु कणों को मात्र एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे अणु या बहुपरमाणु तत्व हैं, बहुपरमाणु यौगिक हैं जिनको जो है एक लुईस संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्पीशीज के लिए अनेक संरचनाएं लिखी जाती हैं जिनके ढांचे की संरचना समान होती है। ये सभी संरचनाएं सम्मिलित रूप से अणु या आयन की वास्तविक संरचना प्रदर्शित करती हैं। एक महत्वपूर्ण तथा अति उपयोगी अवधारणा है, यह एक महत्वपूर्ण तथा अति उपयोगी अवधारणा है जिसे अनुनाद या रेजोनेंस कहा जाता है। योगदान देने वाली विहिप संरचनाओं यानी कोनिकल स्ट्रक्चर का अनुनाद संकर अणु या आयन की वास्तविक संरचना प्रदर्शित करता है। इसको ध्यान देना है कि जो उसी तरह की संरचनाएं होती हैं तो सब एक ही तरह की होती हैं, उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोनिकल संरचनाएं भी बोलते हैं, और ये सब मिल करके एक मिश्रित संरचना बनाते हैं जो उस यौगिक या अणु के स्थायित्व को प्रदान करता है। VSEPR मॉडल का उपयोग अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो जो VSEPR जो मॉडल था उसका उपयोग अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह मॉडल इस कल्पना पर आधारित है कि अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस बात पर आधारित है कि अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस मॉडल के अनुसार आणविक ज्यामिति एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, आबंधी युग्म तथा आबंधी युग्म, आबंधी युग्म प्रतिकर्षणों पर निर्भर करते हैं। इस प्रतिकर्षण बलों का क्रम इस प्रकार है। तो एकाकी युग्म का मतलब जो आबंध नहीं बनाते, अकेले रहते हैं, तो उनको लोन पेयर कहते हैं अंग्रेजी में। तो लोन पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर लोन पेयर और बांड पेयर मतलब एकाकी युग्म और आबंधी युग्म के बीच, और फिर सबसे कम होगा बांड पेयर यानी आबंधी युग्म के बीच। सहसंयोजी आबंधन का सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत सहसंयोजी आबंध बनने के ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। तो सहसंयोजी आबंध जो बनता है वो सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत जो है उसी के आधार पर
ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है, जिस पर लुईस तथा वीएस ईपीआर मॉडल प्रकाश नहीं डालते। मूलतः वैलेंस बांड सिद्धांत कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर है। वैलेंस बांड मतलब जो संयोजकता आबंध सिद्धांत। परिणाम उदाहरण स्वरूप H2 अणु का विरचन यानी निर्माण 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन वाले 1s कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है। ये चीज हम पीछे बता चुके। 2 हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे निकट आते हैं वैसे वैसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। जाहिर सी बात है कि जब निकट आएंगे तो किसी वेग से आएंगे तो वेग वाली ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। वेग का मतलब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि टोटल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, पास आएंगे तो वेग से आएंगे, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। साम्य अंतर नाभिकीय दूरी आबंध लंबाई पर निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो एक ऐसा स्थान होगा जहां पर परमाणु ज्यादा स्थायी होगा, जहां पर उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण का परिमाण जो होगा वो ±0 हो जाएगा, यानी वहां पर साम्य स्थिति आ जाएगी। तो जो साम्य अंतर्नाभिकीय दूरी है, जिसको हम आबंध लंबाई कहते हैं, क्योंकि वहीं पर परमाणु रहेंगे तो उनके बीच हम जो दूरी होगी उसी को आबंध लंबाई कहते हैं, पर निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो वहां पर ± जितना कम से कम होगा तभी वहां पर परमाणु रुक पाएंगे, इसीलिए वहां पर ऊर्जा न्यूनतम होती है। नाभिकों को और समीप लाने पर निकाय की ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। अब अगर नाभिक को और पास लाएंगे तो निकाय की ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, अर्थात अणु का स्थायित्व कम होता है। अब जाहिर सी बात है कि साम्य दूरी पर आकर्षण प्रतिकर्षण का जो पूरा रिजल्ट है वो कम से कम है, तो वहीं पर परमाणु स्थिर, अब उनको पास लाएंगे तो फिर प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है निकाय की ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी और अणु फिर कम स्थायी रह जाता है। कक्षक अतिव्यापन के कारण दोनों नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिक आपस में पास पास आ जाते हैं। परंतु यह पाया गया है कि केवल अतिव्यापन के आधार पर आबंध एंथैल्पी तथा आबंध लंबाइयों के वास्तविक मान प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ अन्य कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। तो विशिष्ट आकृतियों को बताने के लिए पॉलिंग ने संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। Be, B, C, N तथा O के परमाणु कक्षकों के sp, sp2, sp3 संकरों के आधार पर BeCl2, BCl3, CH4, NH3 तथा H2O आदि अणुओं का विरचन यानी निर्माण तथा उनकी ज्यामितीय आकृतियां स्पष्ट की जा सकती हैं। इसके आधार पर C2H2 तथा C2H4 आदि अणुओं में बहुआबंधों का निर्माण भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया। आणविक कक्षक सिद्धांत परमाणु कक्षकों के संयोग एवं व्यवस्था से संपूर्ण अणु से संबद्ध आणविक कक्षकों के बनने के रूप में आबंधन का वर्णन करता है। तो जो आणविक कक्षक सिद्धांत है यह परमाणु के कक्षकों के संयोग एवं व्यवस्था से संपूर्ण अणु के संबद्ध आणविक कक्षकों के बनने के रूप में आबंधन का वर्णन करता है, कि मतलब परमाणु से अणु कैसे बन रहे हैं, उनके बीच जो आबंध है उसकी सही व्याख्या आणविक कक्षक सिद्धांत करता है। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है परमाणु कक्षक जितने संयोग करेंगे तो आणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होंगी। आबंधी आणविक कक्षक नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं तथा उनकी ऊर्जा व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। तो इसको ध्यान देना है कि जो आबंधी आणविक कक्षक हैं वो नाभिक के मध्य
जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देते हैं दो नाभिकों के मध्य जो परमाणु होते हैं, तथा उनकी ऊर्जा व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। और उनकी जो ऊर्जा होती है वो व्यक्तिगत जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा से कम होगी। क्यों कम होती है? क्योंकि जो आबंध बना है तो आबंध बनने में ऊर्जा कम हुई, बंधन ऊर्जा के रूप में वो चली गई, उसी ने आबंध को मजबूत करने का काम किया, तो इसलिए ऊर्जा कम हुई। प्रति आबंधी आणविक कक्षक में नाभिकों के मध्य शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। जो प्रति आबंधी आणविक कक्षक हैं जो आबंध नहीं बनाते, तो जाहिर सी बात है जब आबंध नहीं बनेगा तो दो नाभिकों के मध्य वो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो कम होगा, ज्यादा होगा तो बंध बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही बीच बंध बनना है। जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, घनत्व शून्य होगा तो आबंध बनेगा ही नहीं। इसीलिए लिख रहा है कि प्रति आबंधी मतलब जो बंध नहीं बनाते उन कक्षकों में नाभिकों के मध्य शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। इन कक्षकों की ऊर्जा व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों की अपेक्षा उच्च होती है। तो इनकी जो ऊर्जा है, जाहिर सी बात है कि इसमें बंधन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का वो नहीं निकली है ऊर्जा, इसलिए इनकी ऊर्जा अन्य व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों की तुलना में उच्च होती है। अणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। ये आपबाउ प्रिंसिपल पीछे हम पढ़ चुके हैं। आपबाउ का नियम की ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जो कक्षकों में भरे जाएंगे तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। परमाणुओं की तरह यहाँ भी पाउली अपवर्जन नियम तथा हुन के नियम लागू होते हैं। यदि अणु के आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है तो अणु स्थायी होता है। तो ये कह रहा है कि यदि अणु के आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है तो अणु स्थायी होता है। तो जाहिर सी बात है आबंधी कक्षक जो होंगे आणविक कक्षकों में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो आबंध मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है कि अणु ज्यादा स्थायी होगा। जब एक हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यंत विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या NO के बीच होता है तो उसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। हमने बताया था कि फोन से जुड़ा हाइड्रोजन आबंध बनाएगा, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में ये तीन तत्व सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हैं। यह अंतर अणुक समान या विभिन्न अणुओं के अलग अलग अणुओं के बीच या अंतरा अणुक एक अणु में ही प्रकार का हो सकता है। तो एक ही अणु में बनाता है तो अंतराणुक बोलते हैं, और विभिन्न अणुओं में बनाता है तो उसे अंतराणुक बोलते हैं। समान या विभिन्न अणुओं मतलब अणु भिन्न होने चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो समान अणु हो अलग अलग या डिफरेंट अणु हो अलग अलग, इसको ध्यान देना। हाइड्रोजन आबंध कई यौगिकों की संरचनाओं तथा गुणधर्मों पर बलकारी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ तक हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो आज ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अभ्यास के जो प्रश्न हैं इनको अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।